शैक्षिक प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल। आशा है बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी 10वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान के पाठ्यपुस्तिका लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 संघवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संघवाद के अंदर क्या क्या आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, संघीय शासन को गठित करने के तरीके कौन कौन से हैं और भारत में संघीय व्यवस्था का अध्ययन इस अध्याय के अंदर हम करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से कायम हुई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संघवाद क्या है। तो संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी आनुषंगिक इकाइयों में बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को देखती है और दूसरी राज्य या प्रांतीय स्तर पर जो क्षेत्रीय महत्व के विषयों को देखती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था का सीधा सीधा अर्थ अगर हम लें तो संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्र सरकार के पास रहती है और जो निचले क्रम की जो सरकारें हैं या प्रांतीय सरकारें हैं उनके अंदर भी शक्तियां बटी हुई होती हैं। तो संघवाद जो इसकी संघीय शासन व्यवस्था है उसकी मूल विशेषता यही होती है कि इसमें शक्तियां जो हैं वो किसी एक जो बड़ी इकाई के हाथ में ना रहकर और बटी हुई होती हैं। तो इसे हम संघवाद की व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब हम संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को जानते हैं। पहली विशेषता होती है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। हमने इसकी परिभाषा के अंदर भी ये चर्चा की है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर होते हैं, 2 से अधिक स्तर होते हैं। एक जो स्तर होता है जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है, केंद्रीय स्तर पर काम करता है, पूरे देश की सुरक्षा जैसे विषयों को संभालता है, और दूसरा स्तर जो है वो प्रांतीय स्तर पर काम करता है या कुछ जगह पर जो है वो 3 स्तर भी हो सकते हैं। इसके अलावा है अगली विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारों को एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी कि अलग अलग लेवल की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि भारत के अंदर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, लेकिन केंद्र सरकार के कानून भी लागू होते हैं और राज्य सरकार के कानून भी लागू होते हैं और एक जैसे जनसंख्या समूह के ऊपर लागू होते हैं। वो सभी कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं, लेकिन कानून बनाने और कर व्यवस्था करने, इकट्ठा करने के लिए अलग अलग विषय होते हैं जो हम इस अध्याय में अगला जो हिस्सा है उसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से विषय होते हैं। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तीसरी विशेषता होती है सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है और अन्य कोई व्यवस्था है स्थानीय शासन व्यवस्था तो उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित होता है और इस बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो संविधान के मौलिक प्रावधानों में एक स्तर से बदलाव संभव नहीं है। यानी कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं, मूलभूत जो आधारभूत जो प्रावधान हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर कोई भी स्तर अकेला अपने लेवल पे परिवर्तन नहीं कर सकता। स्तर से हमारा अभिप्राय क्या है
कि जो संविधान के मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर ना तो अकेली केंद्र सरकार कोई परिवर्तन कर सकती है और ना ही अकेले राज्य सरकारें कोई परिवर्तन कर सकती है, तो दोनों मिलकर ही परिवर्तन कर सकती है। ऐसी व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था के अंदर होती है। अगला है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक का काम करता है। जैसा कि हमने इसके पहली विशेषता में पढ़ा था कि सभी स्तर की सरकारों के अपने अलग अलग विषय क्षेत्र होते हैं, अधिकार क्षेत्र होते हैं, और अगर एक प्रकार की सरकार किसी दूसरे प्रकार की सरकार की अधिकार क्षेत्र का हनन करती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णायक की भूमिका अदा करता है, और अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो उसे रोकने का प्रयास भी करता है। फिर आती है अगली, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, इनके राजस्व यानी कि कर इकट्ठा करने के स्रोत अलग अलग हैं। यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर कर इकट्ठा जो है वो केंद्र सरकार करेगी, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो उसके ऊपर कर इकट्ठा करने का अधिकार भारत में जो है वो केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार के पास जो है वो पैसा सारा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके अलग अलग व्यवस्थाएं जो राजस्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्यों की अगर बात करें तो मूल उद्देश्य है देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। यानी कि संघवाद जो है वो क्या मूलभूत जो है वो कौन कौन से उद्देश्य लेकर चला है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये है, उसका उद्देश्य ये है, उसका लक्ष्य ये है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे और देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। दूसरा, देश की जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, विभिन्न वेशभूषाएं, उनकी खान पान अलग अलग है, तो इन सभी का सम्मान भी बना रहे, ये संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के तरीके। संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है या किस प्रकार से वो जो है स्थापित की जाती है। तो बच्चों, इसको के अंदर, इस स्लाइड के अंदर आपको दो डायग्राम नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले डायग्राम में बीच में एक मुख्य बिंदु है और चारों तरफ से जो छोटे बिंदु हैं वो उसके अंदर आकर मिल रहे हैं। नीचे वाला जो डायग्राम है उसके अंदर एक मुख्य बिंदु है और उसके नीचे तीन अन्य बिंदु हैं जो उसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं, जो उसके अंतर्गत काम करते हैं, जो उसके जिनके ऊपर उसका होल्ड है। अब बात करते हैं कि संघीय शासन को गठित करने का तरीके कौन कौन से होते हैं। तो संघीय शासन को गठित करने की अगर बात करें तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन या साथ आकर संघ बनाना। इस व्यवस्था में क्या होता है, इस तरीके में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करने का अधिकार होता है, जिसके अंदर जो है कई सारे दो या दो से अधिक इकाइयां साथ आती हैं, इकट्ठी होती हैं और एक फेडरेशन का निर्माण करती हैं, एक संघ का निर्माण करती हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें वो इकाइयां जो साथ आकर जिन्होंने संघ बनाया है वो इकाइयां कभी भी मूल इकाई से अलग हो सकती हैं, ये उनके पास अधिकार होता है। इस प्रकार की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अंदर विद्यमान है। बच्चों, आपको समझ में आया ये? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जब एक मुख्य इकाई के साथ कुछ अन्य राज्य या अन्य छोटी इकाइयां अपनी मर्जी से इकट्ठी होती हैं और एक फेडरेशन का निर्माण करती हैं ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके,
और मिलकर काम करने का उनका प्रयास होता है। तो इस प्रकार से जो संघ बनता है उसे साथ आकर संघ बनाना या कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। विशेषता मुख्य मैंने आपको बता दी है कि इस प्रकार की व्यवस्था में मूल इकाई से जो छोटी इकाइयां हैं, अन्य इकाइयां हैं, उन्हें अलग होने का अधिकार होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका जो है उसके अंदर 50 राज्य हैं छोटे छोटे, इसीलिए उसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर 50 राज्यों का, वो स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है जिसके अंदर 50 राज्य आकर मिले हुए हैं और उनको ये स्वतंत्रता है कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होते क्योंकि उन्हें इकट्ठा रहकर और आगे बढ़ने में अधिक जो है वो सहूलियत है। आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बना है, उसका कारण यही है। आपने अमेरिका का फ्लैग भी देखा होगा बच्चों, कभी ध्यान करना, उस जो ध्वज है, वो जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर 50 सितारे हैं, स्टार, देयर आर 50 स्टार्स, और प्रत्येक सितारा एक जो राज्य को है वो प्रदर्शित करता है। तो ये था आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बड़े देश द्वारा राज्यों का गठन करके और सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है कि जो बड़ा देश होता है शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए वो अपनी जो मूल इकाइयां, अपनी जो इकाइयां हैं, अपने जो क्षेत्र है, उनको छोटे छोटे भागों में बांट लेता है और उनके ऊपर होल्ड रहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। ये भारत में, बेल्जियम, स्पेन, इन देशों के अंदर ऐसी व्यवस्था काम करती है। बच्चों एक बात का आप ध्यान रखें कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें मूल इकाई से छोटी इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। कमिंग टुगेदर में कभी भी जो इकाइयां हैं वो मुख्य इकाई से अलग हो सकती हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में कभी भी किसी भी हालत में छोटी इकाइयां मुख्य इकाई से अलग नहीं हो सकती। इस प्रकार की व्यवस्था भारत में है। भारत जो है वो इसका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। भारत के अंदर जो है वो इतने सारे राज्य हैं, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा बेल्जियम है, स्पेन है, इन देशों के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्था नजर आती है। हमने इसके ऊपर काफी समय लगाया है। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और कई बार आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर होता है, तो आप भली भांति परिचित हो गए हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो अन्य देशों से थोड़ी सी भिन्न है। आपने बच्चों पहले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर जो सत्ता का बंटवारा जो किया गया था, सत्ता का जो बांट जो की गई थी, उसके अंदर किस प्रकार से बेल्जियम के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हुआ, वहां शांति स्थापित हुई, और श्रीलंका के अंदर सत्ता का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो वहां पे किस प्रकार से जो है अशांति का माहौल आज भी बना हुआ है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उसका ऐसा स्वरूप विकसित किया गया ताकि किसी भी जो क्षेत्र के जो लोग हैं या किसी भी क्षेत्र को जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसको सफल बनाने के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और इन्हें 3 सूचियों का नाम दे दिया गया है। पहली सूची जो है वो जिसे हम संघ सूची कहते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जिसके अंदर प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है और वही कानून जो है पूरे भारत में लागू होता है।
कोई भी राज्य इन कानूनों को, इन विषय के ऊपर बने हुए कानूनों को नकार नहीं सकता। ऐसा हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। दूसरी सूची राज्य सूची आती है, स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर महत्वपूर्ण विषय हैं पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि। राज्य सूची के अंदर जो है ये विषय रखे गए हैं और इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और राज्य सरकार जो है वो अपनी इच्छा से जो है इन विषयों के ऊपर कानून बना सकती हैं। लेकिन इसमें एक भारतीय संविधान में एक और प्रावधान आता है कि अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उसे संघ सूची में डाल देती है या संघ सूची से या संघ से ऐसी प्रार्थना करती है कि उस विषय के ऊपर कानून बनाया जाए, संघ बनाए, तो ऐसी स्थिति में वो उस विषय के ऊपर भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अब राज्य सूची के जो विषय हैं, देखो बच्चों, बड़ा आसान सा उदाहरण आपको दूंगा मैं और आपको समझ भी आएगा। संघ सूची में विषय है प्रतिरक्षा, रक्षा। आप देखोगे कि पूरे भारत की एक सेना है, पूरे भारत की इंडियन आर्मी, जहां भी जाओगे आप इंडियन आर्मी मिलेगी पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर वो आर्मी जो हो वो डेप्यूट है। जबकि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग पुलिस है, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यानी कि पुलिस जो है उसकी आइडेंटिटी अलग अलग जगह अलग अलग है। लेकिन सेना की आइडेंटिटी पूरे भारत के अंदर एक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे वो जो आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे हरियाणा के अंदर है, वो भारतीय सेना कहलाती है। तो इस प्रकार से संघ सूची के अंदर कुछ विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। इस सूची के अंदर महत्वपूर्ण विषय हैं शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, उत्तराधिकार इत्यादि। इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को ही होता है, यानी कि इन विषयों के ऊपर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार जो है एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ चुका है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा जो है वो विषय आता है। तो समवर्ती सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही होता है। लेकिन मान लीजिए किसी बात के ऊपर विवाद उत्पन्न हो जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, तो समवर्ती सूची के विषय के मामले में, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, उसकी बात को माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी की पुस्तकें लगेगी, जो कि लगी हुई है एनसीईआरटी की पुस्तकें, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हरियाणा के पूरे विद्यालयों के अंदर एससीईआरटी की पुस्तकें लगेंगी। ऊपर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, नीचे एस फॉर स्टूडेंट, एससीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में मान लीजिए विवाद हो गया। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी और पूरे हरियाणा के अंदर एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर दोनों ही जो है वो संघ सूची, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो अगर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर कोई विवाद होता है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, केंद्र सरकार की बात को माना जाए। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन विषयों की बात की है। यहां एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। जैसे
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ई कॉमर्स है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे? ये उन सूचियों में ये विषय क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय जिस समय ये सूचियों का बंटवारा हुआ, संविधान लिखा गया, उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था ही नहीं, ई कॉमर्स नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये बाकी बचे हुए विषय हैं, यानी कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते। अब हमारा संविधान क्या कहता है कि ऐसे बाकी बचे हुए विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि बाकी बचे विषय जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ई कॉमर्स है, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अब हम देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। पहला का क्या है? व्यवस्था क्या होनी चाहिए? संवैधानिक प्रावधान, लेकिन ये कारगर नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो उसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर नहीं है, यहाँ जो लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और तीसरा, संघवाद की भावना के प्रति आदर, यानी कि लोग जो हैं वो संघवाद की भावना में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि संघीय शासन व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगी। विविधताओं का आदर, व्यवस्था के अंदर जो विविधताएं हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हैं या संस्कृति के आधार पे हैं या जाति के आधार पे हैं या लिंग वर्ण आदि किसी भी आधार पे हैं, उन विविधताओं का आदर करना होगा। अगर आप आदर नहीं करेंगे तो संघीय व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर और क्या है? साथ रहने की इच्छा। लोगों की साथ रहने की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो संघीय व्यवस्था को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक है। उदाहरण के लिए जो अमेरिका के लोग हैं, उन अमेरिका के यहाँ आपने अभी देखा है वीडियो के अंदर भी और सुना भी है कि अमेरिका के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, साथ आकर संघ बनाया हुआ है। उनके पास ये स्वतंत्रता है, उन राज्यों के पास, वो कभी भी जो है मूल इकाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनकी साथ रहने की इच्छा है, वो सभी इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से साथ रहने की इच्छा भी संघवाद की व्यवस्था को या संघीय व्यवस्था को चलाने में या आगे ले जाने में सहायक होती है। संघीय शासन व्यवस्था को और अच्छे से तरीके से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं या कुछ व्यवस्थाएं लेते हैं। उदाहरण के लिए भाषाई राज्य और भाषा नीति, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और यहाँ सरकार का गठन हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जिस समय हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था गांधी जी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में, उस समय जो स्थानीय लोग थे उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि स्वतंत्र भारत को के अंदर उनकी जो भाषा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। अब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो देश के शासक थे यानी कि जो नेता थे हमारे, उनके मन में ये सोच थी कि अगर भाषा के आधार पे राज्यों का गठन कर दिया गया तो भारत के अंदर तो लगभग 2000 के आसपास भाषाएं हैं, किस प्रकार से किया जाएगा? अगर 2000 से अधिक 2000 जैसे टुकड़ों में अगर भारत से फिर बट गया तो फिर से गुलामी की जंजीरों में आ जाएगा। तो इस स्थिति को भांपते हुए भारतीय सरकार ने फैसला लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। चूंकि जो हमारे नेता थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर ये वादा किया था लोगों से, तो ये मांग उठने लगी और सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आंदोलन हुए। पोट्टी श्री रामुलु जो है वो एक लंबा उपवास करने के बाद और उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन हिंसक हुए और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। इसी प्रकार से अन्य राज्य भी भारत को भाषा के आधार पर उनका गठन
करना पड़ा। अब बात करते हैं भाषा नीति की। भारत में जो अलग अलग भाषाएं थी, उन सभी भाषाओं को सम्मान दिया गया। और भाषा नीति क्या है, आपसे एग्जामिनर प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय की भाषा नीति पर एक नोट लिखें। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाषा नीति पर आप नोट लिखें। तो भारत की भाषा नीति क्या है? भारत के अंदर जो भाषाओं के मामले में जो नीति अपनाई गई है वो ये है कि भारतीय संविधान में जो 22 मुख्य भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी भी एक शामिल है, उन सभी को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बच्चों ध्यान रखना, एग्जामिनर ने कई बार आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में, बड़ी चतुराई के साथ प्रश्न पूछता हो, वो पूछता है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को, हिंदी को मिलाकर 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय जो संविधान है उसमें मान्यता दी गई। केंद्र सरकार अहिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा को नहीं थोपेगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। क्योंकि हम उत्तर भारत के अंदर हैं और हम हिंदी भाषा के जानने वाले हैं, बोलने वाले हैं। हमारा पड़ोसी चाहे उत्तर प्रदेश है या फिर दिल्ली है या राजस्थान है या पंजाब का भी इलाका है, इन इलाकों के अंदर, निकटवर्ती क्षेत्र के अंदर हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो दक्षिण के राज्य हैं, उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो दक्षिण के राज्य हैं उनके ऊपर हिंदी नहीं थोपी जाएगी, ये हमारी भाषा नीति के अंदर व्यवस्था की गई है। आगे लिखा गया है कि कार्यालयी भाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो कार्यालय हैं, जो ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और लिख दी गई, जो कि 2 नंबर में आपसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है। वो तीसरी बात क्या थी? त्रिभाषा फार्मूला। यानी कि भाषा का जो विवाद था, उस भाषागत विवाद को सुलझाने के लिए एक त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया। ये त्रिभाषा फार्मूला क्या था? इसके अंदर 3 भाषाएं होंगी, एक अंग्रेजी भाषा, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी वहां की कोई स्थानीय भाषा, ताकि उनकी जो स्थानीय भाषा है उसको भी सम्मान मिल जाए और जो हिंदी भाषा है उसका भी सम्मान बना रहे और अंग्रेजी भाषा जो इतने लंबे समय से कार्यालय भाषा के रूप में चलती आ रही है वो भी बनी रहे। तो इसलिए त्रिभाषा फार्मूला लाया गया था। केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उनके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं संघवाद की मजबूती को दर्शाता है, या संघीय व्यवस्था को की मजबूती जो है वो किस प्रकार से कायम रही है उसे दर्शाता है। केंद्र और राज्य के संबंध किस बात के ऊपर निर्धारित होते हैं? वो मुख्यतः इस बात के ऊपर निर्धारित होते हैं, केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार बनना। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे भी वही सरकार है और स्टेट में भी वही सरकार है, तो केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर केंद्र में अलग दल की सरकार है और राज्य में अलग दल की सरकार है, तो दोनों के बीच विवाद होने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए हमारे राज्य में जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन है, जेजेपी का, तो गठबंधन की सरकार है जिसमें बीजेपी बड़ा दल है। सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है उसमें भी बीजेपी सबसे बड़ा दल है और जो आपकी एनडीए की सरकार है, तो ये जो दोनों ही लेवल पे जो सरकारें हैं वो बीजेपी बड़ा दल है और दोनों के अंदर विवाद की, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट में विवाद की संभावना कम है। अब हम अपने पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, पंजाब। पंजाब के अंदर वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की, यानी कि बीजेपी और उसके समर्थक दलों की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी के अंदर मनमुटाव होना या विवाद होने की अधिक संभावना रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं
पंजाब को ये लगेगा कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है और वो अलग पार्टी है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेगी। और ऐसी व्यवस्था वो उनका सोचना ठीक भी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। हमारे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को राज्यपाल के द्वारा इसलिए भंग करवा दिया राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वो उनकी पार्टी की सरकार वहां पर नहीं थी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं। तो उनसे क्या है, केंद्र राज्य के संबंध बिगड़ते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, गठबंधन की सरकार। आपसे एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछ लेता है, कोलिजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार क्या होती है? जब किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसे कोलिजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कहा जाएगा। आप जो है वो इस स्लाइड के बैकग्राउंड में जो चित्र देख रहे हैं उसमें जो दिखाया गया है वो ये है कि राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं, राज्यों की शक्तियां बंटवारा कर रही हैं। ये इंदिरा गांधी का कार्टून नजर आ रहा है और जो नीचे जो राज्य हैं उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय के, उनके कार्टून बनाए गए हैं और साथ में नाम लिख दिया गया है, केरला है या फिर मद्रास है या फिर आपका जो है वो बंगाल है या बिहार है, उन सबके। यानी कि केंद्र सरकार से ये अपने लिए शक्तियां मांग रहे हैं कि हमें शक्तियां दी जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारत में विकेंद्रीकरण। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का ये एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में जो सरकार का जो शासन व्यवस्था जो थी वो द्विस्तरीय रखी गई थी। मूल रूप से हमारे संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो प्रकार के जो सरकार के जो स्तर थे तो वो निर्धारित किए गए थे। लेकिन उसके बाद जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा 90 के दशक के अंदर जो है वो तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी जोड़ दिया गया और वर्तमान समय में हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे राज्य सरकार और एक लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्थाएं आती है, नगर पालिका नगर निगम आती है, वो सारी व्यवस्थाएं स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम भारत में विकेंद्रीकरण को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जब हम भारत में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम विकेंद्रीकरण का अर्थ लेते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। केंद्रीकरण केंद्र में इकट्ठा होना, विकेंद्रीकरण केंद्र से बाहर की तरफ निकलना। जो हमने एक इसके अंदर एक फोटो लगाया है उसमें आप देख रहे हैं कि एक मुख्य केंद्र से छोटी छोटी पंखुड़ियां निकलकर अलग हो रही हैं, यानी कि यहाँ शक्तियां जो हैं, जो मूल जो डंठल है उसके अंदर पावर है और उनसे इन छोटी छोटी पंखुड़ियों के अंदर पावर जा रही है। ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसके अंदर केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विकेंद्रीकरण क्यों, यानी कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था क्यों अपनाई गई? तो इसके लिए शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके गांव की समस्या क्या है ये आपके गांव का सरपंच यहाँ के जो भारत के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे अच्छे तरीके से समझता है, तो वो वहाँ की समस्या आसानी से सुलझा सकता है। और अगर वहाँ के लोगों को शक्तियां दी जाएंगी तो वो लोग ये मानेंगे कि ये हमारी अपनी सरकार है और सरकार के अंदर वो अपने आप को शामिल महसूस करेंगे। तो इसलिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भारत में की गई है। भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1992 में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनके अंतर्गत क्या किया गया? नियमित रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव,
यानी कि पहले क्या होता था, जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय स्वशासन है, जिसमें पंचायतें हैं या स्थानीय स्वशासन की अन्य इकाइयां हैं, उनके चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। किसी राज्य में 2 साल में, किसी में 5 में, किसी में 3 में होते थे। लेकिन अब क्या व्यवस्था कर दी गई है कि इनके नियमित रूप से चुनाव होंगे। 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, 5 वर्ष के बाद जो है वो चुनाव हो जाएंगे। दूसरा कहता है स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्थानीय निकाय जो हैं उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज, उनके लिए जो है वो आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उनके जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो निकायों के सदस्य हैं, उन सभी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगली व्यवस्था क्या की गई, कम से कम 1/3 पद जो हैं वो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और उसी का परिणाम ये है कि आप देख रहे हैं कि भाई आपके जो निकटवर्ती जो गांव है, आपका गांव है या आपके निकटवर्ती गांव है, वहां आपको देखने में नजर आ रहा है कि बहुत सारी महिला सरपंच हैं। तो वो किसका परिणाम है, वो हालांकि उनके अंदर योग्यता है, उसका परिणाम भी है, साथ में आरक्षित कर दिया गया है कि 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और जो उनकी जो वर्किंग बॉडी स्थापित होगी, जो व्यवस्था स्थापित होगी, उसके अंदर भी जो है वो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। चाहे वो नगर परिषद है, ब्लॉक समिति है, या जिला परिषद है, या पंचायत समिति है, उन सब के अंदर जो है वो पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। फिर कहता है राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। राज्यों के अंदर जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। और राजस्व और कुछ अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थानीय शासन को, स्थानीय स्वशासन को दे दिए हैं, पंचायतों को दे दिए हैं या नगर पालिकाओं को दे दिए हैं, ताकि वो भी कर इकट्ठा कर सके और अपनी जो वित्तीय जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। प्यारे बच्चों, आपने पूरा जो वीडियो है बड़े ध्यान से देखा है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, संघवाद क्या है? सोचिए, मनन कीजिए। जी हाँ, आपको आता है कि संघवाद क्या है। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। भारत में विकेंद्रीकरण पर नोट लिखिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके लिए। समवर्ती सूची के किन्हीं 2 विषयों के नाम बताइए। अभी हमने किया था कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियां की थी और उनके विषय, महत्वपूर्ण विषय भी हमने वहां पर किए थे। तो उनमें से किन्हीं 2 विषयों को आपको बताना है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर नोट लिखो। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का कि संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सभी प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो की सहायता से और अपनी पाठ्य पुस्तिका के सहायता से इन सभी को अपनी अभ्यास की पुस्तिका में आप लिखें, याद करें, ताकि भविष्य में आपकी जो परीक्षाएं हों उनके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आप सभी का पुनः धन्यवाद।